Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to take a topic closed system or non-flow work in various thermodynamic processes. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसी को थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था वो था कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इंडेक्स, मतलब अलग अलग प्रोसेस में कंप्रेशन और एक्सपेंशन इंडेक्स की वैल्यू का क्या रोल है वो हमने देखा था। उनके कर्व कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया था, पीवी डायग्राम समझ लो हम। तो क्लोज सिस्टम, पहली चीज़ तो क्या है कि हमने क्लोज सिस्टम वर्क भी देखना है, ओपन सिस्टम वर्क भी देखना है। क्लोज सिस्टम वर्क क्या है? एरिया अंडर द कर्व when projected on volume axis gives the closed system work। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम जैसे पीवी डायग्राम बनाया, पीवी डायग्राम पे कोई भी कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हो, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन हो, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, कोई भी कर्व हो, कोई भी लाइन हो, जब उस लाइन को हम प्रोजेक्ट करते हैं वॉल्यूम एक्सिस पे, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम दो एक्सिस होते हैं, तो जब हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो एरिया मिलता है वही एरिया क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क। तो वही लिखा है एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द क्लोज सिस्टम वर्क, गिव्स द क्लोज सिस्टम वर्क। ये डबल हो गया है। वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द क्लोज सिस्टम वर्क। इसका मतलब क्या है कि अगर ओपन सिस्टम वर्क की डेफिनेशन भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस गिव्स द ओपन सिस्टम वर्क। तो देखेंगे हम पहले क्लोज सिस्टम वर्क की पांचों प्रोसेस को हमने डेरिवेशन देखने हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, पांचों प्रोसेस का। तो पहले हम देखें कि क्लोज सिस्टम वर्क की इक्वेशन क्या है। इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम की इक्वेशन है D क्रॉस W इक्वल्स टू P डॉट dV और W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 P डॉट dV। ओके, ये क्लोज सिस्टम वर्क की इक्वेशन है। W हम इसको लिखते हैं W, क्लोज्ड सिस्टम के लिए हम क्या सफिक्स में CS माने क्लोज्ड सिस्टम। इस इक्वेशन को लगाने के लिए कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन फॉर अप्लाइंग द क्लोज सिस्टम इक्वेशन। कंडीशन फॉर अप्लाइंग द क्लोज सिस्टम इक्वेशन। कौन कौन सी कंडीशन होगी? 4-5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, दिस इक्वेशन कैन अप्लाई ओनली व्हेन सिस्टम इज क्लोज्ड, है ना। पहली कंडीशन है सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सिस्टम, पहला तो हो गया सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम। सेकेंड कंडीशन क्या है? वर्क शुड क्रॉस दी बाउंड्री, वर्क ने बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, तभी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस ने रिवर्सिबल होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या होगी? द इफेक्ट लाइक मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मस्ट बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हमें करने हैं।
और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी विस्कस इफेक्ट इन द सिस्टम, सिस्टम में कोई भी विस्कस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यही सारी चीज मैं लिख देता हूं। there are no viscous effect in the system. okay, देख ले हम कंडीशन फॉर अप्लाइंग द क्लोज सिस्टम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। पहली चीज़ क्या है, सिस्टम मस्ट बी ए क्लोज सिस्टम, सिस्टम ने क्लोज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चलेगा, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि क्लोज सिस्टम का मतलब, जैसे ये रूम है, रूम को अगर हम सिस्टम मान रहे हैं तो रूम से मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एयर है, एयर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, चाहे तो वो गेट में थोड़ी सी नीचे जो जगह होती है उससे भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्लोज सिस्टम नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो आप ऐसा सिस्टम बना भी लेते हैं, दूसरा अगर आप अपने रूम के अलावा हॉल को भी एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो एयर का फ्लो रूम से हॉल में, हॉल से रूम में आ सकता है, सिस्टम ही कंसिडर होगा वो। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम ही माना जाएगा। सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क ने बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और समथिंग मैग्नेटिक एनर्जी। तीसरा क्या है, प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, जिस पाथ से जाए उसी पाथ से वापस आ जाए, या जितनी फॉरवर्ड पाथ में मान लो 100 किलो जूल की हीट रिजेक्ट करी तो आते वक्त 100 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब कर ले, या वर्क के फॉर्म में जाते वर्क 100 किलो जूल का वर्क दिया फॉरवर्ड मोशन में, बैकवर्ड पाथ पे 100 किलो जूल का वर्क फिर से मिल जाना चाहिए, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। इफेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा मस्ट बी नेग्लेक्टेड, ये इन सबको हम वैसे भी नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि थेरेटिकल है। देयर आर नो विस्कस इफेक्ट इन द सिस्टम। तो पहला हम पढ़ लें इसमें क्लोज सिस्टम वर्क, पहला देख लें फर्स्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम वर्क, also called as कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। क्लियर है। अब देखिए इस प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले बहुत प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे जा करके समझे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, कुछ डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम इसके पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने एक ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाया, इसकी कही स्टेट 1 और इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस। ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पिस्टन को फोर्स लगाएंगे। कब, ऐसे तो नहीं लगाएंगे, जब आप इसको हीटअप करोगे, यहाँ से आपने क्या करा, हीट दी, हीट। ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस
कंडक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, इस सरफेस से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। और हम क्या कर दें, इसको कर दें इंसुलेट। हालांकि बहुत सारी बुक में ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि इसने इसको इंसुलेट किया हो दूसरी साइड की वॉल्स को। मैंने क्या करा, वॉल को कर दिया इंसुलेट, है ना, यहाँ पर कर दिया इंसुलेट। और हीट सिर्फ और सिर्फ किससे ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से हीट अंदर जा रही है। अगर मैं इसको इंसुलेट नहीं करूँगा तो वॉल से हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ से हीट आ रही है, दूसरी साइड वॉल से रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि जितनी हीट इसमें आए वो वर्क में कन्वर्ट हो। देखो, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बनाना है ना। इसका वॉल्यूम क्या है, जो भी होगा वॉल्यूम V1। इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं इसको हीट ट्रांसफ़र करूँगा तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा। जब मॉलिक्यूल्स में हीट एडिशन होगा तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है। डेल्टा T मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना। कुछ आइसोथर्मल ही एक केस है जिसमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, कांस्टेंट होता है। जब मैं इसको हीटअप करूँगा तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो PV इक्वल्स टू MRT की अगर हम बात करें, PV इक्वल्स टू MRT, M इज़ 1 kg, R इज़ कांस्टेंट, R इज़ कांस्टेंट। बचा क्या आपके पास, PV और T। इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या कह दिया है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। वॉल्यूम को भी आपने कांस्टेंट कर दिया तो कितने वेरिएबल बचे, P और T। इसका मतलब क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, इफ वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में क्या होगा, इफ प्रेशर विल इंक्रीज टेम्परेचर विल इंक्रीज। और रिवर्स बात करें तो इफ जब आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। एंड व्हेन टेम्परेचर विल डिक्रीज प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर है। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए क्या करें हम, लॉजिक। वॉल्यूम को कांस्टेंट का मतलब कि पिस्टन ने मूव नहीं करना चाहिए। अगर पिस्टन का मूवमेंट हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो या तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो मैंने इस पे क्या लगा दिया, स्टॉपर लगा दिए। मैंने इसको क्या लगा दिया, स्टॉपर मैंने लगा दिए। इस स्टॉपर की वजह से क्या हो गया, इस स्टॉपर की वजह से ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया, कांस्टेंट। वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। किसकी वजह से, स्टॉपर। अब ये स्टॉपर इसको ऊपर की डायरेक्शन में तो जाने नहीं देगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे कि जैसे ये पिस्टन मूवमेंट कर रहा है ऐसे, और आपने ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, आप इसको वर्टिकल माने, यहाँ से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये पिस्टन ऊपर चले जाता तो वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ रहता, वॉल्यूम बढ़ जाता। वॉल्यूम यानी क्या, स्पेस। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की भी बात करें तो पहले हम देख लें हीट सप्लाई, है ना। तो कांस्टेंट, इसमें भी हम केस देख लें, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। मतलब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करता हूँ, ये पहला वाला ही केस है, ये ए वाले को ही सेटिस्फाई कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करता हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, पहली चीज़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हीट सप्लाई करूँगा, इफ़ हीट इज सप्लाइड,
अगर मैं हीट सप्लाइड करता हूँ, अगर मैं हीट सप्लाई कर दूँगा तो क्या होगा, हीट सप्लाई करूँगा तो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। आपको जब भी हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो Q जो है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो होता है mCv/dt, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो होता है mCp/dt। मतलब टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा। सेकेंड लॉ आपको याद रखना है, TdS, सेकेंड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, TdS इक्वल्स टू dQ। D क्रॉस हमेशा लगाता हूँ मैं, सो DS इक्वल्स टू D क्रॉस Q बाई T। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। एक्चुअली ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देगी ये इक्वेशन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इफ़ हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। पहली बात देखो, हीट सप्लाई करोगे, यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, वेन एवर हीट इज सप्लाइड एंट्रोपी विल इंक्रीज, है ना। तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो और क्या होगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज। यहाँ से देख लो, एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये मैं आपको क्यों एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, हमें चाहिए P, V, T और S, इनका एनालिसिस हमें चाहिए, इनका एनालिसिस हमें करना है, इनका एनालिसिस हमें करना है, ठीक है, इनका एनालिसिस करना है ताकि हम सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से PV और TS डायग्राम बना सके। देखो हमने एनालिसिस कर लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। देख लो यहाँ से साइन लगा रहा हूँ मैं, ऊपर जा रहा है यानी इंक्रीज, नीचे जा रहा है यानी डिक्रीज। हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर तीनों ही चीज़ बढ़ रही है। तो हम PV और TS डायग्राम इससे आसानी से बना सकते हैं। एक्चुअली कहीं भी आप सारी प्रोसेस के देखोगे, PV और TS डायग्राम जनरली आपको एक जगह सारी प्रोसेस का नहीं मिलते, एक आध प्रोसेस का मिलेगा तो दूसरी का नहीं मिलेगा। तो इसके हम PV और TS डायग्राम इधर बना देते हैं, नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इरेज करके इधर डायग्राम बना देता हूँ। देख लें इसमें कांस्टेंट, देखिए इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई हमने देख लिया, इसके PV और TS डायग्राम हम बना ले। PV डायग्राम किसका बनाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको क्या बताना है, हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी तीनों ही बढ़ रहे हैं, तीनों ही इंक्रीज होंगे। तो इंक्रीज की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो इसको कह दिया प्रोसेस 1 to 2। दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, तीनों ही बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। PV डायग्राम, इसी का TS डायग्राम देख लें। TS डायग्राम देखो क्या हो रहा था, टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों ही इंक्रीज होंगी। कब इंक्रीज होंगी, जैसे ये 0 है, इधर ऊपर हम टेम्परेचर की, इधर जो है हम एंट्रोपी देख रहे हैं। जब मैं इधर जा रहा हूँ तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दोनों एक साथ कब बढ़ेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में।
दिस इज 0.1 एंड 0.2। ये क्या है? हीट सप्लाइड, इसको सिंबलिक लिखते हैं हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये हमने किसके बना लिए? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका दूसरा केस देख लें, हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये आपका फर्स्ट केस हो गया है ना, कंफ्यूज ना हो कोई भी। देखो यहाँ तक समझ में आया होगा क्लियरली। जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी तीनों इंक्रीज होंगे। जब हम हीट रिजेक्शन करेंगे तो क्या होगा? हीट रिजेक्शन मतलब आप इसी सिस्टम को आपने यहाँ से इन हीट रिजेक्ट, यहाँ पर गैसेस थी, वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया? यहाँ पर स्टॉपर लगा रखा है, मान लो यहाँ पर दोनों तरफ स्टॉपर लगा रखा है। तो यहाँ से हीट रिजेक्ट होंगी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट रिजेक्ट हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ही कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो हम देखें हीट रिजेक्शन, जब हीट रिजेक्शन होगा तब क्या होगा? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ds इक्वल्स टू d क्रॉस q बाई टी। जब हीट रिजेक्ट होगी तो क्या होगा बच्चे? देखो पहली चीज़ तो क्या है? हीट रिजेक्शन है इसलिए, अच्छा, और d क्रॉस q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू mcv dt। हीट रिजेक्ट दैट मीन्स टेम्परेचर विल डिक्रीज, है ना। ये अगर घटेगा, ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी क्या होगा? ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए जब भी हीट रिजेक्ट होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर विल डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या है? जैसे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा? हीट रिजेक्शन है तो क्या होगी? यहाँ पर देखें, एंट्रोपी विल डिक्रीज, हीट रिजेक्ट, एंट्रोपी विल डिक्रीज। हीट रिजेक्ट है तो Q डिक्रीज, देयर बाई एंट्रोपी विल डिक्रीज। नहीं किसी की समझ में आ रहा हो तो हीट एडिशन जब भी हम करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, जब भी आप हीट सप्लाई करेंगे तो Q क्या होगा? पॉजिटिव। और जब भी आप हीट रिजेक्शन करेंगे, तो Q क्या होगा? नेगेटिव। हीट घटेगी, डिक्रीज करेगी, और अगर Q बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, Q डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हमने देख लिए क्या क्या हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? वॉल्यूम नहीं। जब टेम्परेचर घटेगा, देखो यहाँ पर लिखने के बाद क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट रिजेक्ट हुई तो क्या हुआ? एंट्रोपी, तो हीट डिक्रीज हुई, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। हीट रिजेक्शन होगा तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर भी क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर, इससे पहले प्रेशर विल डिक्रीज। इसके भी हमने क्या बना लेने हैं? पीवी और टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम, प्रोसेस कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई साहब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। बहुत कम जगह आपको एक साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। जिन बच्चों को लिमिटेड पढ़ना है उसके लिए अभी मैंने चालू ही नहीं किया। जिन बच्चों को लिमिटेड पढ़ना है उसके लिए मैं अब बताने वाला हूँ। जिनने पूरा पढ़ना है, हर एक चीज़ समझनी है, उसके लिए है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन में क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, एंट्रोपी घट रहा है। हीट सप्लाई कर रहे थे तो सब कुछ बढ़ रहा था, हीट रिजेक्शन कर रहे तो सब कुछ घट रहा है। तो घटेगा कब? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और बाकी सब चीज़ें क्या हो रही है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। पॉइंट मैंने इसको कह दिया दिस इज प्रोसेस 3 to 4। ये क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन किस पे, 8 वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दूसरा हम डायग्राम इसका क्या बना लें, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम देख ही रहे थे क्या हो रहा था, एंट्रोपी और टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों ही क्या हो रही, घटेंगे। जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, और जब हम इधर आएंगे तब क्या होगा, एंट्रोपी विल डिक्रीज। क्लियर है। तो एंट्रोपी और टेम्परेचर घटेंगे किस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। देखो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो गई। दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। तो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, हीट रिजेक्शन, या इधर ले लो, हीट रिजेक्शन 8 वॉल्यूम इज कांस्टेंट। टीएस डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है, ध्यान रखना, दिस इज पीवी, दिस इज टीएस, टीएस डायग्राम। और टीएस डायग्राम में ये क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। तीनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। थोड़ा स्लोप मैंने ज़्यादा बना दिया हो, कम हो सकता है ना। तो यहाँ पर और क्या बात बताने की थी, देख लो आप, यहाँ पर एंट्रोपी घट रही है, देखो दिस इज S3, और यहाँ पे क्या है, दिस इज S4, और यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी घट रहा है, दिस इज T3 एंड दिस इज T4। देखो टेम्परेचर घट रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन हम राइट टू लेफ्ट आए, एंट्रोपी घट गई। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप देख रहे थे कि जो मेन डेफिनेशन है, जो जिसको हम अभी जो है रिमाइंड नहीं किया, मेन डेफिनेशन क्या है क्लोज सिस्टम को, एरिया अंडर द कर्व when projected on volume axis gives the closed system work। तो हम अगर इस पीवी डायग्राम पर इस लाइन को अगर प्रोजेक्ट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन की, तो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या मिल रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज 0। तो एरिया अंडर द कर्व अगर 0 है तो वर्क डन क्या होगा, 0। यही हम जो है अभी आप नोट कर लीजिए, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए हमने ये पीवी डायग्राम तो देख ही लिए, टीएस डायग्राम भी यहाँ पर मैं बना दूँ, टीएस डायग्राम पास में बनाएंगे तो ठीक रहेगा। टीएस डायग्राम है ना, एंड जब हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों बढ़ रहे थे, तो ये कुछ इस तरीके का दोनों बढ़ रहे थे। दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.2। ये क्या था, हीट सप्लाइड 8 वॉल्यूम कांस्टेंट, और दूसरा जो कर्व है दिस इज़ 0.3 एंड 0.4। ये क्या है, हीट रिजेक्शन 8 वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, पीवी और टीएस डायग्राम दोनों हमने बना करके दिखा दिए। देखिए क्लोज सिस्टम वर्क की डेफिनेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व हो या लाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हम कर्व कंसिडर करते हैं। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, तो जब मैं इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँगा तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज 0, प्रोजेक्टेड एरिया, यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वॉल्यूम, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज
0. We know that work is directly proportional to area under the curve. Area under the curve on volume axis. Projected area on volume axis is 0. Therefore, और ये हम जानते हैं, therefore work closed system volume constant will be 0. Therefore constant volume closed system work will be 0. दूसरे अगर हम इक्वेशन की, ये तो हमने डेफिनेशन की ही इसमें आंसर निकाल लिया। दूसरा अगर हम देखना चाहें इसको, तो W क्लोज्ड सिस्टम की इक्वेशन क्या है? W क्लोज्ड सिस्टम इक्वेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV। ओके, तो 1 to 2 है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें, W क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू P इंटू V, V1 टू V2 है ना। P को बाहर निकाल दिया, dV का इंटीग्रेशन किया तो V आया, लिमिट लगा दी V1 से V2, आपको क्या मिल गया? P इंटू V2 माइनस V1, W क्लोज सिस्टम है ना। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो है। ये दोनों सब वैल्यूज़ क्या होंगी? बराबर। जब मैं इसको रखूँगा तो W क्लोज सिस्टम, अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वॉल्यूम इज, मतलब ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दिया तो प्रेशर इनटू V2 को मैं क्या लिख दूँ? V1 माइनस V1 एंड चेंज इन वॉल्यूम दिस इज 0, तो प्रेशर इनटू 0। सो आपको क्या मिला? W क्लोज सिस्टम, दिस इज CSNA क्लोज सिस्टम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्या होगा? वैल्यू विल बी 0, वैल्यू विल बी 0। तो आपके पास पहला कंक्लूजन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क इज ऑलवेज 0। कहाँ से मिला? इक्वेशन से भी मिल गया और सिंपल डेफिनेशन से भी आपको पता लग गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज 0। क्लियर है दोस्तों? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे आपको और नए आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।